मान्यवर सलाहकार, आज के इस अत्यंत गुप्त और महत्वपूर्ण राजसी विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और उन सटीक भू-राजनीतिक रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने मगध को प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में तब्दील कर दिया। यह एक ऐसी दिलचस्प कथा है जहां कई बड़े राज्य मिट्टी में मिल गए, लेकिन मगध एक अखंड, अखिल भारतीय शक्ति बनकर उभरा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, 16 इतने महान और शक्तिशाली महाजनपदों में से केवल मगध ही क्यों अमर हुआ, बाकी 15 क्यों धूल में मिल गए? मान्यवर, क्या ये केवल किस्मत का खेल था? जी नहीं, ये एक अचूक कूटनीतिक और सैन्य चाल थी जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी ही बारीकी और समझदारी से बुना था। आइए देखते हैं कैसे। किसी भी महान साम्राज्य की नींव उसकी जमीन होती है। तो शुरुआत करते हैं मगध की अनोखी भौगोलिक स्थिति से। जरा राजगीर की उन 5 पहाड़ियों की कल्पना कीजिए। उन्होंने मगध की राजधानी के इर्द गिर्द एक ऐसा प्राकृतिक किला तैयार कर दिया था जिसे भेदना उस युग की पारंपरिक पैदल सेना के लिए लगभग नामुमकिन था। और जो कसर बची थी वो गंगा और सोन जैसी विशाल नदियों ने पूरी कर दी, जो एक अभेद्य जल दुर्ग की तरह काम करती थीं। इसके उलट अगर आप कोसल जैसे प्रमुख प्रतिद्वंदियों को देखें तो उनके पास इन प्राकृतिक दीवारों का सर्वथा अभाव था। वे खुले मैदानों में थे, जो उन्हें सामरिक रूप से बेहद कमजोर बनाता था। और अब आता है वो असली ब्रह्मास्त्र जिसने बाजी पलट दी, छोटा नागपुर का लोहा। इस प्रचुर लौह अयस्क ने मगध का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, लोहे की कुल्हाड़ियों से उन्होंने तेजी से घने जंगलों को साफ किया, जिससे भारी मात्रा में कृषि योग्य भूमि मिली और राज्य धन धान्य से भर गया। लेकिन सैन्य नजरिए से सबसे बड़ी क्रांति ये थी कि इसी लोहे से उन्होंने उत्कृष्ट और घातक हथियार बनाए। अपनी सेना को पुरानी धीमी पैदल सेना से हटाकर लोहे से सुसज्जित कुशल घुड़सवारों और विनाशकारी युद्ध हाथियों की अजेय शक्ति में बदल दिया। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन महोदय, केवल भूगोल और लोहे से साम्राज्य नहीं बनते। अब देखते हैं कि शुरुआती शासकों ने इस असीम ताकत का इस्तेमाल कूटनीति और युद्ध के मैदान में कितनी चतुराई से किया। सम्राट बिंबिसार के इस त्रिस्तरीय रणनीति पर गौर कीजिए, ये अचूक थी। सबसे पहले उन्होंने अवंती के राजा को ठीक करने के लिए अपने शाही वैद्य जीवक को भेजकर सॉफ्ट पावर यानी कूटनीतिक मित्रता का असाधारण प्रदर्शन किया। फिर कोसल और वज्जी जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ शाही वैवाहिक गठबंधन करके अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। और अंत में जो अंग जैसे अलग थलग पड़े और कमजोर राज्य थे, उन पर अपनी पूरी सैन्य ताकत से निर्दयतापूर्वक कब्जा कर लिया। पहले पड़ोसियों को शांत करो, फिर दुश्मनों को कुचलो। हर्यक से लेकर शिशुनाग और नंद से लेकर महान मौर्य वंश तक की ये यात्रा आसान बिल्कुल नहीं थी। ये रक्तरंजित अवश्य रही। क्रूर हत्याएं और तख्तापलट यहां आम बात थी। परंतु योग्यतम की उत्तरजीविता के इस क्रूर सिद्धांत ने एक बात सुनिश्चित कर दी, मगध के सिंहासन पर केवल और केवल अत्यधिक सक्षम और निर्मम विस्तारवादी ही बैठें। इसी निरंतर उथल-पुथल ने दरअसल साम्राज्य के विस्तार को कभी रुकने नहीं दिया। और इसका परिणाम देखिए, नंदवंश के समय तक आते आते मगध ने अपार धन और युद्ध हाथियों की एक ऐसी विशाल भयानक सेना खड़ी कर ली थी कि उसकी दहशत दूर दूर तक थी। यहां तक कि सिकंदर महान के युद्ध परीक्षित यूनानी सैनिकों ने भी उस अजेय सेना का नाम सुनकर व्यास नदी पर विद्रोह कर दिया। वे हाथियों की इस लोहे जैसी दीवार से टकराने के बजाय वापस अपने घर लौटना ही बेहतर समझे। जाहिर है, इतनी बड़ी सेना और साम्राज्य हवा में तो नहीं चलते। इस विशाल ढांचे को खड़ा रखने के लिए चाहिए था एक मजबूत खजाना। आइए उनकी राजस्व प्रणाली को समझते हैं। उपज का छठा हिस्सा, कई बार ये चौथाई भी होता था। यही वो मानक कृषि कर था जो इस पूरे साम्राज्य की रीढ़ था। इसी टैक्स ने उस अजय शाही युद्ध मशीन को लगातार ईंधन दिया। बिना इस निरंतर आ रहे धन के साम्राज्य का कोई भी पहिया नहीं घूम सकता था। उन्होंने एक बहुत ही जटिल लेकिन शानदार आर्थिक जाल बुना था। भाग यानी भूमि कर ने एक बहुत ही स्थिर और भरोसेमंद आधार प्रदान किया। वहीं दूसरी ओर राज्य द्वारा कड़ाई से विनियमित आंतरिक व्यापार, टोल और बाजार करों ने वो गतिशील धन उत्पन्न किया जिसकी साम्राज्य के तीव्र विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। किसानों को पूरी तरह निचोड़े बिना हर स्तर से पैसा निकालने का ये एक बेहतरीन मॉडल था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, केवल कर वसूलना ही सब कुछ नहीं था। राज्य नियंत्रित ब्याज दरों को आमतौर पर 15% तक सीमित रखा गया था।
ये नागरिकों को लालची साहूकारों से बचाने के लिए था। एक तरफ क्रूर सैन्य विस्तार और दूसरी तरफ एक कल्याणकारी राज्य की झलक। ये संतुलन ही मगध की सच्ची ताकत थी। और अंत में हमें उस विशाल केंद्रीकृत प्रशासनिक मशीनरी का विश्लेषण करना होगा जिसे मौर्यों ने एक पूरे महाद्वीप को चलाने के लिए बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध सिर्फ एक सेना नहीं रहा, बल्कि एक सुव्यवस्थित मशीन बन गया। 18 तीर्थ यानी बड़े अधिकारी और 27 अध्यक्ष यानी स्पेशलिस्ट, लोहे के खदानों से लेकर कृषि तक और व्यापार से लेकर जासूसी तक हर एक छोटे बड़े काम के लिए एक समर्पित विशेषज्ञ मौजूद था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका प्रशासन कितना एडवांस था। और सत्ता का ये बंटवारा देखिए, ये उनकी प्रशासनिक सूझबूझ का जीता जागता प्रमाण है। मगध के मुख्य क्षेत्र पर बिल्कुल कड़ा और केंद्रीकृत नियंत्रण रखा गया, लेकिन जो दूर के प्रांत थे वहां शाही राजकुमारों को बिठाकर एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी आजादी दी गई। एक पूरे महाद्वीप को बिना विद्रोह के शांति से बांधे रखने का यही वो मास्टर प्लान था। सिर्फ प्रांत ही नहीं, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र का सूक्ष्म प्रबंधन यानी माइक्रो मैनेजमेंट तो अपने आप में एक चमत्कार था। पूरे शहर को 6 विशिष्ट समितियों में बांटा गया था और हर समिति में ठीक 5 विशेषज्ञ अधिकारी होते थे। जन्म मृत्यु के आंकड़ों से लेकर बाजार में बिकने वाले सामान और टैक्स वसूली तक उन्होंने हर चीज पर बाज जैसी नजर रखी हुई थी। कोई भी चीज उनके पकड़ से बाहर नहीं थी। तो मान्यवर सलाहकार, इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जरा इस बात पे विचार करें। एक साम्राज्य को ताकतवर लोहे, तेज घोड़ों और विशाल हाथियों के दम पर जीता जरूर जा सकता है, लेकिन सच तो ये है कि उस साम्राज्य को अमर बनाता है एक कर संग्राहक और उसका चाक-चौबंद प्रशासन। क्या हमारी आज की नीतियां हमारे पूर्वजों के इस बेजोड़ सामरिक चातुर्य से मेल खाती हैं? ये सोचने वाली बात है।